तुम सच में उस मशहूर जनरल विक्रम सिंह राठौर की बेटी हो? हंसो मत। यहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तुम्हारा पिता भगवान भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरंत उतरो इसे। पुणे की घुटन भरी गर्मी में हवलदार प्रशिक्षक भैरव सिंह शेखावत की आवाज चाबुक की तरह युवा सेकंड लेफ्टिनेंट अंजलि सिंह राठौर के कानों पर पड़ी। परेड ग्राउंड भट्टी की तरह तप रहा था और हवा में बारूद, धूल और युवा सैनिकों के पसीने की तीखी गंध भरी हुई थी। अंजलि एक नई नई कमीशन प्राप्त अधिकारी थी। उसके कंधों पर लगे चमचमाते 2 सितारे अभी भी स्याही की तरह ताजा लगते थे, लेकिन उनमें अपने पिता की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प था। वह अपनी काबिलियत के दम पर एक सैनिक के रूप में पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन इस समय सैकड़ों कैडेटों के सामने उससे उसकी सारी मानवीय गरिमा छीनी जा रही थी। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी वह गंदी वर्दी पसीने से तरबतर है, बहुत घिनौनी लग रही है। मैंने कहा इसे तुरंत उतारो। हवलदार की आंखें शिकार को घूरते हुए एक सांप की तरह चमक रही थी। वह अकादमी में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसे कुलीन वर्ग के लोगों से नफरत थी, खासकर उन अमीरजादों से जो सेना में शामिल होते थे। और थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह राठौर की इकलौती बेटी सेकंड लेफ्टिनेंट अंजलि उसकी इस विकृत घृणा को बाहर निकालने के लिए एक आदर्श लक्ष्य थी। मामले की शुरुआत बहुत साधारण थी। 5 दिनों के फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास के आखिरी दिन अंजलि की वर्दी पसीने और कीचड़ से पूरी तरह सनी हुई थी। 92 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी में पूरी किट के साथ 20 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद किसी का भी ऐसा हाल होना स्वाभाविक था, लेकिन हवलदार भैरव सिंह ने इसे एक मुद्दा बना लिया और उसे सबके सामने खींच लाया। एक सैनिक की वर्दी उसके साथियों के खून और पसीने से सींचा हुआ एक पवित्र कवच होती है, लेकिन तुमने इसे एक चीतरे में बदल दिया है। जिसने कवच को गंदा किया उसे इसे पहनने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक बकवास तर्क था, लेकिन यहां उसके शब्द ही कानून थे। अंजलि ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे यहां टूटना नहीं है, उसने सोचा। अपने पिता की बेटी होने से पहले वह भारतीय सेना की एक अफसर थी। हवलदार, यह आदेश नियमों के खिलाफ है। मैं इसका पालन नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसी पल हवलदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। नियम? अब मुझे समझ आया। जनरल की बेटी हो तो दिमाग में बहुत कुछ भरा होगा। ठीक है, तो फिर हम नियमों के अनुसार ही चलेंगे। हवलदार ने पास खड़े 2 सहायकों को इशारा किया। वे ऐसे दौड़े जैसे इसी का इंतजार कर रहे हों, और उन्होंने अंजलि की दोनों बाहें पकड़ लीं। उनकी फौलादी पकड़ के आगे अंजलि बेबस थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों के प्रशिक्षण से थके हुए शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। अरे, ये क्या कर रहे हो? चुपचाप रहिए मैडम। यह भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। इसे आप मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण समझ लीजिए। एक व्यंग्यात्मक आवाज के साथ उसकी वर्दी के बटन बेरहमी से फाड़ दिए गए। पसीने से भीगी वर्दी उतार दी गई और उसका ऊपरी शरीर तपते सूरज के नीचे नग्न हो गया। शर्म से उसका चेहरा जल रहा था, लेकिन यह दुहा स्वप्न यहीं खत्म नहीं हुआ। वहां परेड ग्राउंड के बीच में वह संचार तोवर देख रही हो। मुझे वहां सजाने के लिए एक अच्छी चीज की जरूरत थी। अच्छा हुआ तुम मिल गई। अंजलि को एक जानवर की तरह घसीट कर ले जाया गया। परेड ग्राउंड के बीच में, जहां सैकड़ों कैडेट आते जाते थे, एक पुराना संचार तोवर खड़ा था। उसे उस खुरदुरे लकड़ी के खंभे से पीठ के बल बांध दिया गया। उसकी कलाई पर बंधती रस्सी का स्पर्श बहुत वास्तविक था। सब लोग ध्यान से देखो। सेना के अनुशासन को भंग करने और एक अफसर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले का यही हश्र होता है। यह कोई अफसर नहीं है, बस एक नंगी कुतिया है। हवलदार की चीख पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। कैडेटों ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने सहानुभूति भरी निगाहों से देखा, लेकिन ज्यादातर ने इस डर से मुंह फेर लिया कि कहीं वे भी मुसीबत में न पड़ जाए। इस चुप्पी और उपेक्षा ने अंजलि के दिल में और गहरे घाव कर दिए। कुछ कैडेट पीछे छिपकर अपने फोन से इस अपमानजनक दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। कितना समय बीत गया पता नहीं।
जलते सूरज ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया और निर्जलीकरण के कारण उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। जब उसकी चेतना लुप्त होने लगी तो उसने जैसे स्पेरेमॉन से खुद को जगाए रखने की कोशिश की। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, हमेशा मजबूत और अटूट रहने वाले पिता। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ ऐसा अपमान हुआ है तो उनके चेहरे पर कैसे भाव होंगे? नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसका सामना उसे अकेले ही करना था। उसने धूंधलाती आंखों से परेड ग्राउंड की ओर देखा। हर कोई या तो उसे अनदेखा कर रहा था या उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति, दूर बैरक की छाया में खड़ा एक कैडेट, उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ क्रोध की एक बहुत ही हल्की लेकिन स्पष्ट चिंगारी थी। उस अजनबी सैनिक की निगाह ने अंजलि की बुझती चेतना में आखिरी चिंगारी छोड़ दी और फिर वह बेहोश हो गई। नई दिल्ली का हृदय, साउथ ब्लॉक, जहां से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक को नियंत्रित किया जाता है, उस विशाल इमारत के अंदर की हवा हमेशा ठंडी और तनावपूर्ण रहती थी। गलियारों में घूमते जनरलों के जूतों की आवाज और धीमी बातचीत सत्ता की एक सिम्फनी बना रही थी। इस सत्ता के शिखर पर थे थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह राठौर। उनका कार्यालय साउथ ब्लॉक के अधिकार और इतिहास को समेटे हुए था। दीवारों पर राष्ट्रपतियों के साथ तस्वीरें और विभिन्न पदक बड़े करीने से लगे हुए थे। उन्हें एक ऐसे सर्जन के रूप में जाना जाता था जो सेना नामक विशाल मशीन को पूरी सटीकता के साथ नियंत्रित करता था। उनके एक फैसले से दुनिया की राजनीति हिल सकती थी और उनके एक शब्द लाखों सैनिकों के लिए अंतिम आदेश होते थे। उस दोपहर जनरल राठौर रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास पर एक अंतिम ब्रीफिंग ले रहे थे। स्क्रीन पर जटिल नक्शे और डेटा लगातार चमक रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिना किसी भटकाव के सीधे मुद्दे पर थीं। समुद्री नाकाबंदी का दायरा बहुत बड़ा है। इससे अनावश्यक राजनयिक तनाव पैदा हो सकता है। इसे मुइलाम नॉटिकल मील के अंदर संशोधित करें। उनके निर्देश संक्षिप्त और स्पष्ट थे। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। बैठक उनके पूर्ण नियंत्रण में सुचारू रूप से चल रही थी। जब बैठक समाप्त होने वाली थी तो उनके वफादार सहयोगी लेफ्टिनेंट कर्नल समीर वर्मा सावधानी से उनके पास आए और उनके कान में फुसफुसाए, सर, एक तत्काल रिपोर्ट है, निगरानी विभाग से है और आपको इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा के चेहरे पर एक असामान्य तनाव था। विक्रम ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने दिया और बैठक समाप्त की। आज के लिए बस इतना ही। संशोधित योजना कल सुबह तक मेरी मेज पर होनी चाहिए। सभी जनरलों के जाने के बाद कार्यालय में एक भारी खामोशी छा गई। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए पूछा, क्या बात है? अगर निगरानी विभाग सीधे मेरे पास आया है तो यह कोई मामूली समस्या नहीं होगी। सर, आपको पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने कांपते हाथों से एक टैबलेट पीसी आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर रक्षा मंत्रालय के आंतरिक गुमनाम शिकायत प्रणाली की एक रिपोर्ट थी। एनडीए पुणे में अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत। विक्रम ने लापरवाही से शीर्षक पढ़ा। सेना में ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन अगले ही पल जब लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने संलग्न वीडियो फाइल चलाई तो विक्रम की दुनिया ढह गई। वीडियो की गुणवत्ता खराब थी, लेकिन सामग्री बिल्कुल स्पष्ट थी। चिलचिलाती धूप में एक खंभे से बंधी एक युवा महिला, पसीने और आंसुओं से सना हुआ चेहरा, दर्द और शर्म से विकृत, और उसके चारों ओर से आती अश्लील हंसी और उपहास की आवाजें। वीडियो में दिख रही महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी अंजलि थी। विक्रम की सांसें रुक गईं। जिस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसी की सेना के भीतर उनकी आंखों का तारा, उनकी इकलौती बेटी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा था। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पेन खत की आवाज के साथ टूट गया। उनकी आंखों में, जो जीवन में कभी नहीं डगमगाई थी, नरक की आग जैसी ज्वाला धधकने लगी। कार्यालय का तापमान अचानक कुछ डिग्री कम हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ये कब हुआ? आवाज बर्फीली थी। ये क्रोध से परे सब कुछ नष्ट कर देने वाला एक शांत रोष था। आज दोपहर
अनुमान है कि यह वीडियो शिकायत दर्ज होने की ठीक बात का है। अपराधी कौन है? हवलदार भैरव सिंह शेखावत। और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना स्थल पर मौजूद कई कैडेटों ने या तो इसे अनदेखा किया या इसमें साथ दिया। विक्रम अपनी जगह से उठे। उनकी हर हरकत में एक ऐसा दबाव था जिससे आसपास की हवा सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थी। वह खिड़की के पास गए और दिल्ली के नजारे को देखने लगे, लेकिन उनकी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल खंभे से बंधी, दर्द में तड़पती हुई अपनी बेटी की छवि ही उनकी आंखों के सामने थी। एक जनरल के रूप में उनका विवेक और एक पिता के रूप में उनका क्रोध उनके भीतर वियोलंबन से टकरा रहा था। नियम के अनुसार इस मामले की जांच निगरानी विभाग के माध्यम से होनी चाहिए थी। थल सेनाध्यक्ष का व्यक्तिगत भावनाओं के कारण किसी यूनिट में हस्तक्षेप करना सेना की कमान श्रृंखला को हिला देने वाला एक खतरनाक काम था। तभी रक्षा उपमंत्री तेजी से कार्यालय में दाखिल हुए। शायद लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। जनरल, मुझे विश्वास है कि आपको रिपोर्ट मिल गई होगी। कृपया उत्तेजित न हो। हम इस मामले को प्रक्रिया के अनुसार चुपचाप और जल्दी से संभाल लेंगे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं तो मामला और बड़ा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाएगी। उपमंत्री की बात तर्कसंगत थी, लेकिन इस समय विक्रम के कानों में कोई भी तर्कसंगत सलाह नहीं सुनाई दे रही थी। विक्रम ने शांति से कहा, उपमंत्री जी, मेरी बेटी भारतीय सेना की एक अफसर के साथ कीरों से भी बदतर व्यवहार किया गया और आप मुझसे प्रक्रिया का पालन करने और राजनीतिक परिणामों की चिंता करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा, विक्रम ने उपमंत्री की बात काट दी। उनकी निगाहें लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा पर टिकी थीं। तुरंत एक हेलीकॉप्टर तैयार करो। गंतव्य एनडीए पुणे। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, उपमंत्री ने जेस्पेरेमॉ से चिल्लाया। लेकिन विक्रम का निर्णय अताल था। उन्होंने धीरे धीरे अपने कंधे पर लगे 4 सितारों वाले रैंक के प्रतीक को हटाया और उसे अपनी मेज पर रख दिया। इस क्षण से मैं थल सेनाध्यक्ष नहीं हूं। उनकी आवाज स्टील की तरह कठोर थी। मैं बस अपनी बेटी को बचाने जा रहा एक पिता हूं। रैंक के प्रतीक को उतारने के बाद उनके कंधे और भी भारी लग रहे थे। यह एक पिता का बोझ था जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को नष्ट कर देने वाले आदिम क्रोध का वजन था। साउथ ब्लॉक के हृदय में एक अनियंत्रित तूफान चुपचाप जन्म ले रहा था। किसी ने भी सेकंड लेफ्टिनेंट अंजलि राठौर पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, सबने उसे अनदेखा कर दिया। हवलदार भैरव सिंह शेखावत की पागलपन भरी हिंसा के सामने नए कैडेटों ने सोचा कि उनके पास चुपचाप सिर झुकाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। चुप्पी एक मौन सहमति थी और उपेक्षा एक कायरतापूर्ण आत्मरक्षा थी। उस विशाल लाचारी और भय के माहौल में केवल एक व्यक्ति, कैडेट अर्जुन शर्मा, अपना सिर उठाए हुए था। अर्जुन एक साधारण युवक था। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में पला बढ़ा। उसने कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की थी और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुआ था। उसका हीरो बनने या सेना में बड़ा पद पाने का कोई इरादा नहीं था। वह बस ईमानदारी से अपनी सेवा पूरी करके वापस सामान्य जीवन में लौटना चाहता था। उसकी नजरों में सेकंड लेफ्टिनेंट अंजलि राठौर शुरू से ही थोड़ी अलग थी। जनरल की बेटी होने की पृष्ठभूमि सामने आने से पहले ही वह अलग थी। वह प्रशिक्षण के दौरान पिछड़ने वाले साथियों की मदद करती थीं और कठिन प्रशिक्षण के बाद भी स्वेच्छा से मुश्किल काम करती थीं। उनमें विशेषाधिकार की भावना के बजाय जिम्मेदारी की भावना थी। अब वही अंजलि परेड ग्राउंड के बीच में एक जानवर की तरह बंधी हुई थी। हवलदार की नीच गालियां और कुछ साथियों की हंसी उसे शारीरिक चोटों से ज्यादा दर्द दे रही थी। अर्जुन ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन यह दर्द उसके दिल के दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ करना होगा, यह ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन वह क्या कर सकता था? एक मामूली कैडेट होकर वह एक शक्तिशाली प्रशिक्षक का सामना कैसे कर सकता था? जैसे ही वह आगे बढ़ता, वह भी दुर्व्यवहार का निशाना बन जाता। शायद उसे अपमानित करके सेना से निकाल दिया जाता। उसके दिमाग में तर्क और भय आपस में लड़ रहे थे। इससे दूर रहो, यह तुम्हारा मामला नहीं है। बेवजह इसमें पड़कर तुम अपना ही जीवन बर्बाद कर लोगे। शैतान की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी।
अर्जुन ने दूसरे कैडेटों की तरह अपना सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, खंभे से बंधी अंजलि की छवि और भी स्पष्ट हो गई। दर्द सहते हुए अपने होंठ काटती हुई उसकी छवि। जब उसकी आंखें अर्जुन से मिली थीं, तो उनमें एक हल्की सी कंपी थी। वह नजर मदद की गुहार नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो, तुम मेरे जैसे मत बनना। ये एक इंसान की आखिरी गरिमा को बचाने की एक डेस्पेरेट चीख थी। उसी पल अर्जुन के मन में कुछ टूट गया। डर से बड़ा गुस्सा और आत्मघृणा से ज्यादा मजबूत कर्तव्य की भावना ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। वह दबे पांव बैरक से निकलकर प्रशासनिक कार्यालय की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर गश्त पर मौजूद ड्यूटी अधिकारी ने उसे पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से प्रशासनिक कार्यालय खाली था। वह वहां के कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट खोली और निगरानी विभाग के गुमनाम शिकायत बोर्ड को खोजा। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि टाइप करना भी मुश्किल हो रहा था। उसने दिन में देखे गए भयानक दृश्य को यथासंभव विस्तृत और निष्पक्ष रूप से लिखा। आज दोपहर एनडीए पुणे में सेकेंड लेफ्टिनेंट अंजलि राठौर के खिलाफ अमानवीय दुर्व्यवहार की घटना हुई। अपराधी प्रशिक्षक हवलदार भैरव सिंह शेखावत है। उसे सबूत चाहिए थे। उसे याद आया कि दिन में कुछ साथियों ने अपने फोन से उस दृश्य को रिकॉर्ड किया था। उसे वीडियो हासिल करना था, लेकिन कैसे? अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले एक साथी से चुपचाप संपर्क किया। कल वाला वीडियो, क्या वह अभी भी तुम्हारे पास है? उस साथी ने उसे शक भरी नजरों से देखा। क्यों? क्या तुम भी देखना चाहते हो? नहीं, मुझे लगता है कि उसे डिलीट कर देना ही बेहतर है। अगर कोई समस्या हुई तो तुम ही फंसोगे। अर्जुन ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह उसकी चिंता कर रहा हो। वह साथी एक पल के लिए सोचने के बाद हंसा। डरपोक कहीं के, यह तो एक जबरदस्त वीडियो है। जब मैं सेना से बाहर जाऊंगा तो अपने दोस्तों को दिखाकर मजा लूंगा। उसी पल अर्जुन ने फैसला किया कि अब और संकोच नहीं किया जा सकता। वह वीडियो मुझे भेजो। अगर नहीं भेजा तो मैं खुद कंपनी कमांडर को बता दूंगा कि तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। अर्जुन के दृढ़ रवैये से वह साथी घबरा गया। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह धमकी नहीं है, मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। या तो चुपचाप वीडियो दे दो और इस बात को यहीं खत्म करो, या फिर दुर्व्यवहार में साथ देने और अवैध रिकॉर्डिंग के लिए कोर्ट मार्शल का सामना करो। अर्जुन की आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक ठंडा संकल्प था। उसके तेवर से दबकर उस साथी ने अनिच्छा से वीडियो भेज दिया। अर्जुन ने तुरंत उस वीडियो को गुमनाम शिकायत प्रणाली में संलग्न कर दिया। अब पासा फेंका जा चुका था, लेकिन यह राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहा। हवलदार भैरव सिंह को भनक लग गई कि निगरानी विभाग से जांच शुरू होने वाली है। उसे पता चला कि कोई मुखबिर है और वह गुस्से से आंख बबूला हो गया। उसने तुरंत उस चूहे को खोजना शुरू कर दिया। उसने सभी कैडेटों को इकट्ठा किया और उन्हें अकल्पनीय सजाएं देते हुए कबूल करने के लिए मजबूर किया। किसने चुगली की है? अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो आज तुम सब यहां मरोगे। सब डर से कांप रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, लेकिन हवलदार की नजरें तेज थी। उसने अर्जुन पर ध्यान दिया था, जो अक्सर उसे विद्रोही नजरों से देखता था। अंत में जिस साथी ने अर्जुन को वीडियो दिया था, वह दबाव नहीं झेल सका और उसने सब कुछ उगल दिया। उस रात सोने के समय के बाद हवलदार भैरव सिंह और उसके गुर्गे बैरक में घुस आए। उन्होंने सो रहे अर्जुन को बेरहमी से बाहर खींच लिया। तो ये तुम थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ में छुरा घोंपने की? हवलदार की आवाज गुस्से से फटी जा रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसके पेट में एक जोरदार मुक्का पड़ा। वह फर्श पर गिर गया। चारों ओर से लातें बरसने लगीं। दर्द भरी आहें निकल रही थीं, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। यह उसके चुने हुए रास्ते की कीमत थी। उसने अंधेरे में हो रही इस बेरहम पिटाई को अपने शरीर पर सहा। उसकी चेतना धुंधला रही थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने उम्मीद की कि उसके द्वारा जलाई गई छोटी सी चिंगारी
इस सड़े हुए अंधेरे को जलाने वाली एक विशाल आग बन जाएगी। बाहर दूर से एक हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज खिड़कियों को हिला देने वाली एक गड़गड़ाहट थी। अंधेरे और हिंसा से भरे बैरक की हवा एक विशाल पंख की फटफड़ाहट से फट गई। अर्जुन को पीट रहे हवलदार भैरव सिंह और उसके साथियों के मुक्के हवा में ही रुक गए। उनके चेहरों पर घबराहट और एक अज्ञात भय था। यह क्या है? इस समय यह हेलीकॉप्टर कहां से आया? प्रोपेलर से पैदा हुई हवा ने परेड ग्राउंड की धूल को उड़ाकर एक बवंडर बना दिया और बैरक की पुरानी खिड़कियों को चीखने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा एनडीए परिसर किसी विशाल अस्तित्व के आगमन पर अपनी सांसें रोके हुए हो। फर्श पर पड़े अर्जुन ने अपनी धूंधलाती चेतना में उस आवाज को सुना। यह आवाज आशा की आखिरी रस्सी की तरह उसकी बुझती हुई जीवन की लौ को थामे हुए थी। हवलदार ने गाली देते हुए खिड़की से बाहर देखा। परेड ग्राउंड के बीच में बिना किसी सर्चलाइट के घने अंधेरे को चीरता हुआ एक काले रंग का हेलीकॉप्टर बिना किसी त्रुटि के उतर रहा था। उस पर किसी भी यूनिट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी शान से ही पता चल रहा था कि यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है। यह एक विशेष वीआईपी परिवहन हेलीकॉप्टर, एक ध्रुव था जिसका उपयोग केवल शीर्ष कमांडर ही करते थे। लानत है, आखिर हो क्या रहा है? हवलदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हिंसक प्रवृत्ति ने खतरे को भांप लिया था। तभी हेलीकॉप्टर का दरवाजा खिसककर खुला और अंधेरे में से एक आदमी का सिलहूट उभरा। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, अकादमी की सभी आपातकालीन लाइटें एक साथ जल उठीं और उसका चेहरा रोशन हो गया। उसने एक जनरल की शानदार वर्दी के बजाय एक साधारण पायलट का जंपसूट पहना हुआ था, लेकिन उसके शरीर से निकल रही आभा एक ऐसे महासेनापति की थी जो लाखों की सेना को आदेश देता हो। अकादमी के कमांडेंट कर्नल मेनन घबराकर बाहर आए और सलामी दी। जय हिंद सर, आप यहां इस समय? लेकिन उस आदमी ने कमांडेंट की ओर देखा तक नहीं। उसकी बर्फीली निगाहें केवल एक ही जगह पर टिकी थीं। वह पुरानी बैरक जहां से अभी अभी हिंसा की आवाजें आ रही थी। वह तेजी से बैरक की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट एक जल्लाद के ढोल की तरह पूरे बैरक में गूंज रही थी। वाह, विक्रम सिंह राठौर थे। बैरक का दरवाजा बेरहमी से खुला और अंत में भैरव सिंह और विक्रम की निगाहें हवा में टकराईं। हवलदार ने अपने सामने खड़े आदमी को तुरंत पहचान लिया। रक्षा समाचारों और सैन्य पत्रिकाओं में अनगिनत बार देखा गया चेहरा, पूरी भारतीय सेना के शिखर पर बैठा आदमी और उस युवा अफसर का पिता जिसे वह कुछ देर पहले कुतिया कहकर अपमानित कर रहा था। हवलदार का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। उनकी नजर सबसे पहले फर्श पर पड़े कराहते हुए अर्जुन पर पड़ी। फटे हुए होंठ, सूजी हुई आंखें, जगह जगह से फटे हुए कपड़े और उसके बगल में खड़े भैरव सिंह और उसके साथी जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। विक्रम ने इस एक पल में पूरी स्थिति को समझ लिया। वह अर्जुन के पास गए और झुके। ठीक हो जवान? उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक गड़गड़ाहट का वजन था। अर्जुन ने दर्द के बावजूद मुश्किल से सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? कैडेट अर्जुन शर्मा सर। तुम बहुत बहादुर हो कैडेट अर्जुन शर्मा। विक्रम ने बस इतना कहा और उठ खड़े हुए और अंत में उन्होंने सीधे भैरव सिंह को देखा। तुम ही हो हवलदार भैरव सिंह? हवलदार लगभग अपने घुटनों पर गिर पड़ता। डर ने उसका गला घोंट दिया था और उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस मुश्किल से सिर हिलाया। तुमने अभी 2 अपराध किए हैं। विक्रम की आवाज अब एक ब्लेड की तरह तेज हो गई थी। पहला, एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवज्ञा करना और उसके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करना। दूसरा, एक मुखबिर साथी पर जवाबी हमला करना। यह सेना के मूल सिद्धांतों को हिला देने वाला एक देशद्रोही कृत्य है। यह एक गलतफहमी है सर। मैं तो बस सेना का अनुशासन। चुप रहो। विक्रम के एक शांत शब्द ने भैरव सिंह को चुप करा दिया। विक्रम ने पीछे आए सैन्य पुलिस को इशारा किया। इस आदमी और यहां मौजूद इसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लो। कोई अपवाद नहीं।
इनके मुंह से निकले हर एक झूठ को दर्ज करो और अगर वे विरोध करते हैं तो तुरंत बल का प्रयोग करो। सैन्य पुलिस ने तेजी से भैरव सिंह और उसके साथियों को काबू में कर लिया। उनकी चीखें और प्रतिरोध विक्रम के बर्फीले गुस्से के सामने कोई मायने नहीं रखते थे। पल भर में स्थिति नियंत्रण में आ गई। विक्रम ने तबाह हो चुके बैरक को देखा और सैन्य पुलिस से पूछा, सेकंड लेफ्टिनेंट अंजलि राठौर कहाँ है? उन्हें मेडिकल सेंटर ले जाया गया है सर। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर पहली बार दर्द की एक हल्की सी झलक आई। उन्होंने और देर न करते हुए बैरक छोड़ दिया। वह जहां से भी गुजरे सभी सैनिकों ने झुककर उन्हें सलाम किया, लेकिन उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में केवल मेडिकल सेंटर में पड़ी अपनी बेटी की छवि थी। तूफान अभी अभी एनडीए पुणे में उतरा था और उस तूफान का केंद्र एक शांत सफेद मेडिकल सेंटर की ओर बढ़ रहा था। मेडिकल सेंटर की हवा में कीटाणुनाशक और डर्ट की एक हल्की गंध भरी हुई थी। उस सफेद कमरे में अंजलि एक अपरिचित बिस्तर पर लेटी खाली छत को घूर रही थी। उसके शरीर के घाव भर दिए गए थे, लेकिन उसके मन में खुदा हुआ अपमान और निराशा का घाव अभी भी ताजा था। वह असफल हो गई थी। अपनी काबिलियत के दम पर एक सम्मानित सैनिक बनने की उसकी कसम टूट गई थी। वह बस जनरल की बेटी के टैग के नीचे उपहास और उत्पीड़न का शिकार हुई एक कमजोर इंसान थी। शर्म ने उसे एक सांप की तरह जकड़ लिया था। उसे डर था कि उसके पिता को यह सब पता चल जाएगा। वे निराश होंगे। एक सैनिक के रूप में अपना पूरा जीवन ईमानदारी से जीने वाले पिता के लिए वह एक ऐसा दाग बन जाएगी जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। तभी कमरे का दरवाजा चुपचाप खुला। अंजलि ने यंत्रवत अपना सिर घुमाया और वह वहीं जम गई। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति वह था जिसे वह सबसे ज्यादा देखना चाहती थी और साथ ही सबसे कम देखना चाहती थी। उसके पिता विक्रम सिंह राठौर। पापा। उसकी आवाज एक मच्छर की तरह धीमी थी। वह उसी पायलट के जंपसूट में थे। दिल्ली से पुणे तक एक ही सांस में उड़ान भरने के निशान उनके चेहरे पर हल्की थकान के रूप में मौजूद थे। अंजलि ने अनजाने में ही उठने की कोशिश की। वह उन्हें अपनी यह दयनीय हालत नहीं दिखाना चाहती थी। वह एक लाचार मरीज के रूप में नहीं, बल्कि एक सैनिक, एक अफसर के रूप में अपने पिता का सामना करना चाहती थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। उसका गला भर आया था। विक्रम बिना कुछ कहे उसके पास आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न निराशा, न ही कोई डांट। वह बस अपनी थकी हुई आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। वह बिस्तर के पास पहुंचे और उठने की कोशिश कर रही अपनी बेटी के कंधों को धीरे से दबाकर उसे वापस लेटा दिया। हिलो मत, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। उनका स्पर्श गर्म और कोमल था। यह थल सेनाध्यक्ष का हाथ नहीं था, बल्कि अपनी बेटी के घावों को सहलाते एक पिता का हाथ था। अंजलि अब और कुछ नहीं कह सकी। बस अपने पिता को देखती हुई उसकी आंखों में गर्म आंसू भरने लगे। वह उन्हें छुपाना चाहती थी। उसने जैसे एक्सपेरिमेंट से रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। विक्रम चुपचाप उन आंसुओं को देखते रहे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि उसने विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने बस अपने जंपसूट की जैकेट उतारी और उसे अपनी बेटी के कंधों पर डाल दिया, जो एक पतले अस्पताल के गाउन में थी। पिता के शरीर की गर्मी से भरी जैकेट ने उसके कांपते शरीर को ढक लिया और फिर वह अपनी बेटी के बिस्तर के पास रखी एक छोटी सी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए और अपनी बेटी का खुरदरा हाथ धीरे से पकड़ लिया। सब ठीक है अंजलि, अंत में उन्होंने कहा। पापा आ गए हैं। उस एक वाक्य ने अंजलि द्वारा बनाए गए सभी बांध तोड़ दिए। वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। शारीरिक दर्द, हड्डियों तक चुभने वाली शर्म, अकेलापन और डर, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। वह अपने पिता की जैकेट पकड़कर रोती रही, जैसे अपना सारा दुख बाहर निकाल रही हो। विक्रम तब तक चुपचाप उसके पास बैठे रहे जब तक कि उसका रोना बंद नहीं हो गया। वह बस उसका हाथ और कसकर पकड़े रहे और कभी कभी उसके कंधे थपथपा देते। उनकी चुप्पी किसी भी सैकड़ों दिलासा देने वाले शब्दों से ज्यादा गहरी थी और उनकी बेटी के घावों को भर रही थी। कुछ देर बाद जब अंजलि का रोना कम हुआ तो विक्रम ने फिर से कहा,
बहुत मुश्किल था, है ना? अंजलि ने सिर हिलाया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरी वजह से आपकी प्रतिष्ठा। ऐसी बातें मत करो। विक्रम ने दृढ़ता से उसकी बात काट दी। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उठाया और उस पर प्रशिक्षण के दौरान लगे घावों को दुख भरी नजरों से देखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती हम जैसे कमांडरों की है, जो एक राक्षस को राक्षस के रूप में नहीं पहचान पाए और उसे खुला छोड़ दिया। इसलिए कोई अपराध बोध महसूस मत करो। वह उठे और आंसुओं से भीगे अपनी बेटी के चेहरे को धीरे से पोंछा। किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस यहां आराम करो, समझ गए? उनकी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन उसमें मौजूद इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। अंजलि को उस आवाज में एक पूर्ण विश्वास और सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने अपना चेहरा अपने पिता की जैकेट में छिपा लिया। पिता की जानी पहचानी गंध ने उसके थके हुए मन को शांत कर दिया। कई दिनों में पहली बार उसने सुरक्षित महसूस किया। अब थोड़ी देर सो जाओ, पापा यही हैं। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पिता एक विशाल पर्वत की तरह उसे सभी तूफानों से बचा रहे थे। उनकी गोद में वह एक लंबी और गहरी नींद में सो गई, जो उसके घावों को भरने की शुरुआत थी। उस सफेद कमरे में, शांत अंधेरे में, केवल एक पिता की अटूट निगाहें अपनी सोती हुई बेटी के चेहरे पर टिकी थी। जैसे ही जनरल विक्रम सिंह राठौर ने सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी सो गई है और वह मेडिकल सेंटर से बाहर निकले, उनके चेहरे से पिता की कोमलता गायब हो गई और वह फिर से एक कठोर कमांडर बन गए। उनकी आंखें अब पूरे एनडीए परिसर को भेदने वाली एक तेज तलवार की तरह थीं। वह सीधे अकादमी के कमांडेंट कर्नल मेनन के कार्यालय की ओर बढ़े। लेफ्टिनेंट कर्नल समीर वर्मा और रक्षा मंत्रालय की निगरानी टीम की पहली टुकड़ी पहले ही पहुंच चुकी थी। कर्नल मेनन अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे हुए भी ऐसे बेचैन थे जैसे कांटों पर बैठे हों। विक्रम बिना दस्तक दिए दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उन्होंने कर्नल मेनन के बैठने के इशारे को नजरअंदाज किया और कार्यालय के बीच में तनकर खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति मात्र से कमरे की हवा शीशे की तरह भारी हो गई। रिपोर्ट करो। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कर्नल मेनन के लिए यह मौत की सजा की तरह थी। सर, यह घटना पूरी तरह से मेरी लापरवाही का नतीजा है। दोषी, मैं तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आया हूं। कर्नल विक्रम ने उसकी बात काट दी। उनकी ठंडी निगाहों ने कर्नल मेनन की आंखों को भेद दिया। यह कैसे संभव है कि तुम्हारी कमान के तहत एक अफसर को दिन दहाड़े परेड ग्राउंड में नंगा करके बांध दिया जाए और किसी को पता तक न चले? या मैं यह पूछूं, क्या तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? मैं नहीं जानता था सर। सच में? ना जानना और भी बड़ा अपराध है। एक कमांडर जो अपनी यूनिट में क्या हो रहा है यह भी नहीं जान सकता, उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम यहां बस कागजों पर मुहर लगाने के लिए बैठे हो? कर्नल मेनन के चेहरे से पसीना बारिश की तरह बह रहा था। वह कोई जवाब नहीं दे सके। विक्रम ने अब उसे और तवज्जो देना उचित नहीं समझा और लेफ्टिनेंट कर्नल समीर वर्मा की ओर मुड़े। लेफ्टिनेंट कर्नल, कैडेट अर्जुन शर्मा की हालत कैसी है? उसका इलाज चल रहा है और वह आराम कर रहा है सर। वह बयान देने की स्थिति में है। ठीक है, अब से निगरानी टीम कैडेट शर्मा के बयान से शुरू करके इस मामले के हर गवाह, दर्शक और साथी को ढूंढकर पूछताछ करे, खासकर जिन्होंने अपने फोन से इस घटना को रिकॉर्ड किया। उन्हें स्पष्ट कर दो कि उन्हें और कड़ी सजा मिलेगी। जी सर। और यह भी पता लगाओ कि यह घटना केवल हवलदार भैरव सिंह का एक अलग मामला है या इस यूनिट में फैले भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। पूरी जांच करो कि क्या कोई और पीड़ित है जिसे भैरव सिंह ने पहले पीटा या प्रताड़ित किया हो और वह चुप रहने पर मजबूर हुआ हो। एक भी निर्दोष पीड़ित पीछे नहीं छूटना चाहिए। विक्रम के निर्देश तेज और स्पष्ट थे। यह केवल एक घटना की जांच नहीं थी, ये एनडीए नामक विशाल संगठन की जड़ों तक जाकर सड़े हुए हिस्से को काटकर फेंकने वाली एक बड़ी सर्जरी की शुरुआत थी। जांच तुरंत शुरू हो गई। निगरानी टीम सबसे पहले मेडिकल सेंटर में अर्जुन से मिली। शुरुआत में जवाबी कार्रवाई के डर से दूसरे कैडेट अपना मुंह खोलने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब यह खबर फैली कि थल सेनाध्यक्ष खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं,
तो एक एक करके वे बोलने लगे। उनके बयानों से हवलदार भैरव सिंह के अत्याचारों की जो तस्वीर सामने आई वह कल्पना से भी परे थी। वह आदतन कैडेटों को पीटता था, उनका अपमान करता था और यहां तक कि उनसे पैसे भी ऐंठता था। और अकादमी के दूसरे प्रशिक्षक और अधिकारी उसकी इन हरकतों के बारे में जानते हुए भी चुप रहते थे, या तो यह सोचकर कि इससे प्रशिक्षण के परिणाम अच्छे आते हैं, या इस डर से कि कहीं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। समस्या केवल भैरव सिंह की नहीं थी। पूरा एनडीए परिसर मजबूत सेना के नाम पर हिंसा और भ्रष्टाचार को स्वीकार करने वाली एक संस्कृति के कैंसर से पीड़ित था। विक्रम का अनुमान बिल्कुल सही निकला था। इस बीच हिरासत में लिए गए भैरव सिंह को अभी भी अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था। वह अब भी सोच रहा था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक जनरल की बेटी पर हाथ डाल दिया था। वह मान रहा था कि एक वकील करके और यह तर्क देकर कि यह एक उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया थी, वह आसानी से बच जाएगा। उसका यह जब रम तब टूट गया जब जनरल विक्रम सिंह राठौर खुद उसे मिलने के लिए हिरासत केंद्र पहुंचे। जेल की सलाखों के दोनों ओर वे आमने सामने बैठे। भैरव सिंह ने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन वह अपने दिल में उठ रहे डर को छिपा नहीं सका। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे 1 मिनट से ज्यादा समय तक घूरा। उस चुप्पी ने भैरव सिंह को एक भारी बोझ की तरह कुचल दिया। अंत में विक्रम ने कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैंने एक सैनिक के रूप में एक जूनियर अफसर के अनुशासन को ठीक करने की कोशिश की सर। यह सुनते ही विक्रम की आंखों में घृणा की एक झलक आई। अनुशासन? तुमने जो किया वह अनुशासन नहीं, बल्कि तुम्हारी व्यक्तिगत कुंठा और एक सादिस्टिक अपराध था। तुमने एक सैनिक की गरिमा को कलंकित किया है। विक्रम अपनी जगह से उठे। मैं तुमसे व्यक्तिगत बदला नहीं लूंगा। अगर मुझे ऐसा करना होता तो तुम अभी यहां जिंदा नहीं होते। इसके बजाय मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम भारतीय सेना के कानून के तहत सबसे भारी और कठोर कीमत चुकाओ। तुम अपना बाकी जीवन जेल में सड़ते हुए अपने किए पर पछताओगे। यह कहकर विक्रम बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चले गए। अकेले रह गए भैरव सिंह ने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है और वह कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अपहक्ति के बजाय पूर्ण निराशा और विनाश की छाया थी। अगली सुबह जैसे ही एनडीए के गेट पर भोर की पहली किरण पड़ी, दर्जनों सैन्य वाहन लाइन में अंदर आ रहे थे। यह रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से भेजी गई एक बड़ी संयुक्त जांच टीम थी। एनडीए के खिलाफ एक पूर्ण फैसले की शुरुआत हो चुकी थी। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन दूर क्षितिज पर न्याय की सुबह हो रही थी। पुणे का सूरज अभी भी गर्म था, लेकिन अकादमी को घेरे हुए हवा पहले से बिल्कुल अलग थी। कैडेटों की जोरदार जय जयकार बंद हो गई थी और परेड ग्राउंड में पसीने और धूल की गंध के बजाय एक तना हुआ तनाव और ठंडी खामोशी थी। जांच टीम की प्रमुख के रूप में निगरानी विभाग की कर्नल प्रिया शर्मा को नियुक्त किया गया था। आइस क्वीन के उपनाम से मशहूर, वह सेना में किसी भी बाहरी दबाव के आगे न झुकने वाली अपनी दृढ़ता और लगन के लिए जानी जाती थी। जनरल राठौर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसलिए चुना था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह जांच थल सेनाध्यक्ष का व्यक्तिगत बदला नहीं, बल्कि सेना के भविष्य के लिए एक निष्पक्ष सत्य की खोज है। कर्नल शर्मा और उनकी टीम ने अकादमी के मुख्यालय को अपना नियंत्रण कक्ष बना लिया। दर्जनों जांचकर्ता विभिन्न इकाइयों से जब्त किए गए दस्तावेजों और कंप्यूटर फाइलों का विश्लेषण कर रहे थे और अलग अलग कमरों में संबंधित व्यक्तियों से लगातार पूछताछ चल रही थी। सबसे पहले उन कैडेटों को बुलाया गया जो घटना के समय मौके पर मौजूद थे। ज्यादातर कैडेट बेहद घबराहट के साथ पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। वे जानते थे कि वे दर्शक या कायर साथी थे। जिस दिन सेकंड लेफ्टिनेंट राठौर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस दिन तुम क्या कर रहे थे? जांचकर्ता के तीखे सवाल पर एक कैडेट ने सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों? तुम्हारे सामने एक गैर कानूनी काम हो रहा था। मुझे डर लग रहा था। अगर मैं हवलदार भैरव सिंह के खिलाफ जाता तो मेरे साथ भी वही होता। तो तुमने एक साथी अफसर को अपमानित होते हुए देखा और मुंह फेर लिया। क्या यही तुम्हारी सैन्य भावना है? कैडेट कोई जवाब नहीं दे सका और बस रोता रहा। एक अन्य कमरे में उस कैडेट से पूछताछ हो रही थी जिसने सेकंड लेफ्टिनेंट राठौर का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था। पहले तो वह यह कहकर बचने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, लेकिन जब जांचकर्ता ने बरामद वीडियो फाइल को सबूत के तौर पर पेश किया
तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मजा आया एक इंसान की गरिमा को तार तार होते देखकर। मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हारे उस मजे के कारण एक व्यक्ति को जीवन भर न भूलने वाला घाव मिला है। तुम ये वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की सच्चाई हवलदार भैरव सिंह के अकेले के अत्याचारों से बढ़कर पूरे एनडीए की संरचनात्मक समस्या के रूप में सामने आई। जिन पीड़ितों को भैरव सिंह ने पीटा था और जो अब तक चुप थे, उन्होंने हिम्मत करके गवाही देना शुरू कर दिया। और भी चौंकाने वाली बात अकादमी के कमांडरों का इस पर पर्दा डालना था। कर्नल मेनन सहित अन्य अधिकारियों ने यह मानकर भैरव सिंह के अत्याचारों को नजरअंदाज किया था कि उसकी कठोर प्रशिक्षण विधियों से यूनिट की युद्ध क्षमता बढ़ती है। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने भैरव सिंह से रिश्वत लेकर उसकी करतूतों पर पर्दा डाला था। इसके भी सबूत मिले। जांच का चरम बिंदु सेकेंड लेफ्टिनेंट अंजलि राठौर का आधिकारिक बयान था। कर्नल प्रिया शर्मा खुद उससे पूछताछ करने के लिए बैठी। उन्होंने अंजलि को एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक अफसर, मामले की मुख्य गवाह के रूप में संबोधित किया। सेकेंड लेफ्टिनेंट राठौर, मैं समझती हूं कि यह मानसिक रूप से एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन कृपया यह समझें कि यह सेना के लिए और भविष्य में किसी और पीड़ित को बचाने के लिए आवश्यक है। अंजलि ने शांति से सिर हिलाया। अपने पिता की गोद में रोने और सब कुछ बता देने के बाद वहां आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई थी। यह एक पहाड़ था जिसे उसे पार करना ही था। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे शुरू से अंत तक यथासंभव निष्पक्ष रूप से बताएं। अंजलि ने अपने सूखे होंठों को गीला किया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने अपनी पसीने से भीगी वर्दी से लेकर परेड ग्राउंड के खंभे पर बांधे जाने और बेहोश होने तक की हर स्थिति का आश्चर्यजनक शांति और सटीकता के साथ वर्णन किया। उसके बयान में कोई भावनात्मक अपील या अतिशयोक्ति नहीं थी, केवल तथ्य थे। बयान सुनते समय कर्नल शर्मा, जिनका चेहरा हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था, की बाहें थोड़ी सी हिली। वह इस युवा नए अफसर से बहुत प्रभावित हुई। एक सामान्य व्यक्ति इस तरह के आघात के बाद ठीक से बोल भी नहीं पाता, लेकिन वह अपने दर्द का सामना कर रही थी और उसे स्पष्ट शब्दों में बयां कर रही थी। यह कमजोरी का नहीं, बल्कि घावों से और मजबूत होने का प्रमाण था। बयान समाप्त करने के बाद अंजलि ने अंत में कहा, कर्नल, क्या मैं एक अनुरोध कर सकती हूं? कहो। कृपया इस मामले को केवल मेरी व्यक्तिगत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में समाप्त न करें। यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी कमजोर लोगों की कहानी है जिन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। कृपया इस जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी असहाय सैनिक अन्यायपूर्ण हिंसा के सामने अकेला न खड़ा हो। उसी क्षण कर्नल शर्मा ने अपने कठोर भावों को नरम किया और हल्के से सिर हिलाया। अब वह समझ सकती थी कि जनरल विक्रम सिंह राठौर इतने गुस्से में क्यों थे और यह युवा अफसर उनकी बेटी क्यों थी। उस शाम जांच टीम को एक निर्णायक सबूत मिला। जब्त किए गए एक कंप्यूटर से एक मूल रिपोर्ट फाइल मिली जिसमें अकादमी में हुई विभिन्न घटनाओं को व्यवस्थित रूप से छिपाने और कम करके दिखाने का खुलासा हुआ था। उस पर कर्नल मेनन के हस्ताक्षर थे। सच्चाई का आखिरी टुकड़ा अभी मिल गया था। अब बस इस झूठ के विशाल महल को गिराने और उसके मलबे पर न्याय स्थापित करने का काम बाकी था। एनडीए पुणे में शुरू हुआ तूफान अटलांटिक को पार कर नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में पहुंच गया। जो शुरू में सेना के भीतर एक दुर्व्यवहार का मामला माना जा रहा था, वह थल सेना अध्यक्ष के सीधे हस्तक्षेप और पूरी अकादमी के संगठित भ्रष्टाचार के खुलासे के साथ एक अनियंत्रित राष्ट्रीय घोटाले में बदल गया। टीवी समाचार चैनल लगातार इस घटना को हेडलाइन बना रहे थे। अखबारों के पहले पन्ने जनरलों का गुस्सा, सड़ी हुई सेना पर न्याय जैसे सनसनीखेज शीर्षकों से भरे हुए थे। शुरुआत में जनमत जनरल विक्रम सिंह राठौर के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण था। उन्हें एक वीर पिता और एक न्यायप्रिय कमांडर के रूप में चित्रित किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और मामले का प्रभाव बढ़ा, अलग अलग आवाजें उठने लगीं। विशेष रूप से सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया और विपक्षी राजनेताओं ने जनरल राठौर के प्रक्रिया को नजरअंदाज करने वाले हस्तक्षेप पर सवाल उठाया। निश्चित रूप से दुर्व्यवहार को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन थल सेनाध्यक्ष जैसी शक्तिशाली हस्ती का व्यक्तिगत भावनाओं के कारण सेना की कमान श्रृंखला को
नजरअंदाज करना और सीधे एक यूनिट में हस्तक्षेप करना सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग है। यह कानून के शासन के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। एक विपक्षी सांसद ने एक टीवी बहस में कहा, सेना के भीतर भी विक्रम के सुधारवादी कदमों से नाखुश रूढ़िवादी जनरलों ने गुमनाम स्रोतों के रूप में मीडिया को नकारात्मक जानकारी लीक करना शुरू कर दिया। वे कह रहे थे कि थल सेनाध्यक्ष की मनमानी से सेना का अनुशासन भंग हो रहा है, या अगर यह उनकी बेटी नहीं होती तो क्या वह इतना आगे बढ़ते। विक्रम ने अपने खिलाफ राजनीतिक हमलों और आंतरिक विरोध का चुपचाप सामना किया। वह अपने कार्यालय में बैठकर जांच टीम द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। यह केवल एक यूनिट को साफ करने का मामला नहीं था, यह पूरी सेना में व्याप्त बुरी प्रथाओं और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का एक अवसर था। एक दिन रक्षा मंत्री ने उन्हें तत्काल बुलाया। राष्ट्रपति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जनरल, मामला बहुत बढ़ गया है, मंत्री ने चिंतित चेहरे से कहा। संसद की रक्षा समिति इस मामले पर सुनवाई करना चाहती है। वे तुम्हें एक गवाह के रूप में बुलाकर सत्ता के दुरुपयोग के लिए जवाबदेह ठहराना चाहते हैं। मैं जाऊंगा, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर वे सच्चाई चाहते हैं तो मैं जाकर सब कुछ बताऊंगा। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी से भी नहीं भागूंगा। यह तुम्हारे सैन्य करियर का अंत हो सकता है, मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एक सैनिक के करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण लाखों सैनिकों की सेवा करने वाली पूरी सेना का भविष्य है। अगर मेरी वर्दी उतारने की कीमत पर सेना को शुद्ध किया जा सकता है तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। इस बीच दिल्ली के पास एक सैन्य अस्पताल में ठीक हो रही अंजलि समाचारों के माध्यम से अपने चारों ओर मची हलचल को देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे उसका चेहरा धुंधला करके टीवी पर दिखाया जा रहा था और लोग उसके मामले पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ ने उसे सहानुभूति दी तो कुछ ने उसे एक कमजोर राजकुमारी कहा। वह अपने पिता की वजह से हो रही परेशानियों को देखकर गहरे अपराध बोध से पीड़ित थी। अगर वह सेना में नहीं आई होती तो उसके पिता को इस तरह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता। उसे पहली बार अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उस रात उसके पिता अस्पताल आए। कुछ ही दिनों में वे काफी कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता थी। मैंने खबर देखी पापा, मेरी वजह से, अंजलि ने मुश्किल से बोलना शुरू किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, विक्रम ने अपनी बेटी की बात काट दी। वह खिड़की के पास खड़े होकर दिल्ली की रात को देखते हुए बोले, अंजलि, दुनिया में सही और गलत चीजें होती हैं और एक सैनिक को हर स्थिति में सही चीज चुननी होती है। मैं अभी एक सैनिक के रूप में वह कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। इस प्रक्रिया में जो भी मुश्किलें आएंगी वह मेरा सामना करने का हिस्सा है, तुम्हारे अपराध बोध का नहीं। वह मुड़े और अपनी बेटी को देखा। इसलिए तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो और केवल अपने शरीर और मन को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करो और यह सोचो कि तुम आगे कैसे जीना चाहती हो। यही तुम्हारा काम है। पिता के शब्दों ने अंजलि के भ्रमित मन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाया। अपराध बोध और लाचारी में डूबी हुई उसने पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू किया कि उसे आगे क्या करना है। क्या वह एक पीड़ित के रूप में टूट जाएगी या इस घाव से उबरकर एक नया रास्ता खोजेगी। दिल्ली की रात गहरी हो रही थी। एक पिता और बेटी अपनी अपनी जगहों पर अपने सामने आए विशाल तूफान का सामना करने का संकल्प ले रहे थे। समय बीत गया। एनडीए पुणे की व्यापक जांच अंतिम चरण में पहुंच गई और दिल्ली को हिला देने वाला राजनीतिक तूफान भी धीरे धीरे शांत हो गया। जब जनरल विक्रम सिंह राठौर ने संसदीय सुनवाई में पूरी सच्चाई को निडरता से सामने रखा, अब बस घायल लोगों के लिए समय था। उपचार का मार्ग खोजने की प्रक्रिया। अंजलि ने लंबे समय तक सोचा। सैन्य अस्पताल के सफेद कमरे में उसने अपने भविष्य के बारे में कई विकल्पों पर विचार किया। वह वर्दी उतारकर सामान्य जीवन में लौट सकती थी। वह अपने पिता की छाया में सुरक्षित जीवन जी सकती थी, लेकिन उसके दिल में एक और आवाज गूंज रही थी। परेड ग्राउंड में उस खंभे से बंधे हुए उसकी आंखों में देखने वाले उस सैनिक की क्रोधी निगाहें और उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाले उसके पिता की पीठ। उसने सोचा कि वह इस तरह भाग नहीं सकती। ये घाव एक शर्मनाक निशान नहीं,
बल्कि उसके लड़ने का कारण बनना चाहिए। अंत में एक दृढ़ निर्णय के साथ अंजलि ने अपने पिता को अस्पताल बुलाया। छुट्टी से पहले उसने रोगी के कपड़ों के बजाय साफ सुथरी इस्त्री की हुई अफसर की वर्दी पहनी और अपने पिता का स्वागत किया। पापा, मैं सेना में ही रहूंगी। उसकी आवाज बिना किसी कंपकंपी के दृढ़ थी। विक्रम ने अपनी बेटी को शांति से देखा, जैसे उन्हें उसके फैसले का पहले से ही अनुमान था। फिर से सोच लो, यह एक आसान रास्ता नहीं होगा। लोग तुम्हें हमेशा उस घटना की पीड़ित के रूप में याद रखेंगे। मैं जानती हूं, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा रहना है। अगर मैं यहां हार मान लेती हूं तो मैं हमेशा के लिए जनरल की बेटी और दुर्व्यवहार की शिकार के रूप में ही रह जाऊंगी। लेकिन अगर मैं इससे उबरकर एक सैनिक के रूप में अपनी जगह बनाती हूं तो मैं अपने दम पर खड़ी हो सकती हूं, और मैं अपने जैसे दर्द से गुजरने वाले दूसरे लोगों को थोड़ी सी उम्मीद दे सकती हूं। उसने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, मैं सेना मुख्यालय के लैंगिक समानता केंद्र में काम करना चाहती हूं। मैं सेना के भीतर मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करना और सेवा की संस्कृति में सुधार करना चाहती हूं। विक्रम ने अपनी बेटी की आंखों में वही आंख देखी जो उनमें थी। उन्होंने अब अपनी बेटी को नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने उसके कंधे पकड़े और गर्व भरी आंखों से कहा, अगर यह तुम्हारा चुना हुआ रास्ता है तो पापा हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम मेरी बेटी होने से पहले ही एक बेहतरीन सैनिक हो। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंजलि सबसे पहले कैडेट अर्जुन शर्मा से मिलने गए। उसे इस मामले में उसकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था और समय से पहले सेवा से मुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया और अपनी बाकी सेवा अवधि पूरी करने का फैसला किया। एक शांत मनोरंजन कक्ष में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। अंजलि ने पहले बोलना शुरू किया, कैडेट अर्जुन शर्मा, उस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता। उसने अपनी जगह से उठकर उसे सलामी दी। आप मेरे जीवन रक्षक और सेना की गरिमा को बचाने वाले एक सच्चे नायक हैं। अर्जुन घबराकर खड़ा हो गया। नहीं मैडम, मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। उसके चेहरे पर अभी भी पिता के हल्के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और दृढ़ थीं। मैंने सुना है कि आपने सेना में बने रहने का फैसला किया है मैडम। आप सच में बहुत महान हैं। आप भी तो चुपचाप जा सकते थे, फिर आपने रहने का फैसला क्यों किया? अर्जुन ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, पहले तो मैं भी सब कुछ से तंग आकर यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन आपको और जनरल सर को देखकर मेरे विचार बदल गए। मुझे पता चला कि मेरे द्वारा जलाई गई एक छोटी सी मोमबत्ती इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं भी अपनी जगह पर रहकर इस सेना को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करना चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वे पथ और पृष्ठभूमि में अलग थे, लेकिन वे अन्याय के खिलाफ लड़ने और घावों से उबरने के एक गहरे बंधन से जुड़े हुए थे। उस शाम अंजलि अपने कमरे में पूरे शरीर को दिखाने वाले आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में साफ वर्दी पहने एक युवा अफसर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब न तो किसी पीड़ित की छाया थी और न ही कोई डर। इसके बजाय अपने मिशन को समझने वाले व्यक्ति का एक शांत और दृढ़ संकल्प था। लंबी अंधेरी सुरंग खत्म हो गई थी। अब उसके सामने एक नया रास्ता खुला था। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह डरी हुई नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। डूबता हुआ सूरज उसके आगे के रास्ते को सुनहरे रंग से रंग रहा था। कुछ महीने बाद सैन्य अदालत का कोर्ट रूम बर्फीली हवा से भरा हुआ था। कटघरे में बैठे भैरव सिंह का चेहरा पिछले कुछ महीनों की कैद से पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हकीकत को नकारने वाला गुस्सा था। उसने अपने अंतिम बयान तक यह तक दिया कि उसके सभी कार्य मजबूत सैनिक बनाने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया थे, लेकिन अनगिनत सबूतों और पीड़ितों के बयानों के सामने उसके झूठे तर्क कमजोर पड़ गए। न्यायाधीश ने एक गंभीर आवाज में फैसला पढ़ा। आरोपी भैरव सिंह को भारतीय दंड संहिता और सेना अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है। सेना की गरिमा को कलंकित करने और सेना की नींवों को हिला देने का अपराध अत्यंत गंभीर है। इसलिए आरोपी को 92 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। 92 साल की कैद। जैसे ही यह शब्द कोर्टरूम में गूंजा,
भैरव सिंह का आखिरी चम 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 भी ढह गया। वह एक जानवर की तरह चीखता हुआ अपनी जगह पर गिर पड़ा। फैसला यहीं खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने और उसे बढ़ावा देने के दोषी कर्नल मेनन को अपमानजनक तरीके से सेवानिवृत्त करने के साथ 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दुर्व्यवहार में साथ देने या अवैध रिकॉर्डिंग में शामिल अन्य सैनिकों को भी उनके अपराधों के अनुसार सजा मिली। ये एक व्यक्ति को सजा देने से कहीं ज्यादा था। ये एक सड़े हुए संगठन के खिलाफ सेना का एक दृढ़ आत्म सुधार का ऐलान था। इस विशाल फैसले के तूफान के बाद बदलाव की एक नई हवा चलने लगी। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने इस घटना को पूरी सेना में सुधार लाने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के भीतर एक सेवा संस्कृति नवाचार समिति की स्थापना की और इस घटना से सीखे गए सबक को शामिल करते हुए एनडीए सुधार योजना की घोषणा की। सुधार योजना के दो मुख्य बिंदु थे। पहला, मुखबिर संरक्षण प्रणाली को पूरी तरह से मजबूत करना। दूसरा, सभी इकाइयों में बाहरी पेशेवर सलाहकारों के साथ मानवाधिकार परामर्श केंद्र स्थापित करना अनिवार्य करना। कुछ महीने बाद पूरी तरह से नए रूप में सजे समरे एनडीए के पासिंग आउट परेड में जनरल विक्रम सिंह राठौर ने खुद भाग लिया। उनके बगल में नई कमांडेंट के रूप में पदोन्नत कर्नल अब ब्रिगेडियर प्रिया शर्मा खड़ी थी। उसी समय रक्षा मंत्रालय के सभागार में एक विशेष पदक समारोह आयोजित किया जा रहा था। मंच पर साफ सुथरी वर्दी में सार्जेंट अर्जुन शर्मा खड़ा था। उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना था, जो शांतिकाल में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। जनरल विक्रम सिंह राठौर ने खुद मंच पर चढ़कर उसके सीने पर पदक लगाया। सार्जेंट अर्जुन शर्मा, तुमने सबसे अंधेरे क्षण में सबसे उज्जवल साहस दिखाया, विक्रम ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा। जब तक तुम जैसे सैनिक हैं, हमारी सेना का भविष्य कभी अंधकारमय नहीं होगा। और कहानी की शुरुआत करने वाली सेकंड लेफ्टिनेंट अंजलि राठौर अब सेना के लैंगिक समानता केंद्र में एक सक्षम नीति अधिकारी कैप्टन अंजलि राठौर बन चुकी थी। उसे देश भर की विभिन्न इकाइयों का दौरा करके मानवाधिकार पर व्याख्यान देने का नया काम सौंपा गया था। उस दिन भी वह सैकड़ों नई महिला अफसर कैडेटों के सामने खड़ी थी। शायद आप लोगों ने मेरी कहानी समाचारों में सुनी होगी। उसने शांति से अपने अतीत का जिक्र किया। मैं कभी एक पीड़ित थी। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि असली ताकत दर्द न सहने में नहीं, बल्कि उस दर्द से उबर कर खड़े होने में है। सेना में एक सच्चा मजबूत सैनिक वह नहीं है जिसके पास भारी हथियार या ऊंचा पद हो। एक सच्चा मजबूत सैनिक वह है जो अपने बगल में खड़े कमजोर साथी का हाथ पकड़ सके, जो अन्याय देखकर नहीं कहने का साहस रखता हो। आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसी ही मजबूत सैनिक बने। व्याख्यान समाप्त होने पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभागार की सबसे पिछली पंक्ति में जनरल विक्रम सिंह राठौर वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर थल सेनाध्यक्ष की गंभीरता के बजाय केवल अपनी बेटी के लिए असीम प्यार और गर्व था। व्याख्यान समाप्त करके जब अंजलि बाहर निकली तो एक कैडेट ने उससे पूछा, मैडम, क्या उस समय आपको सब कुछ छोड़ देने का मन नहीं हुआ? अंजलि ने उस कैडेट के कंधे को गर्मजोशी से पकड़ते हुए मुस्कुराया। निश्चित रूप से हुआ था, लेकिन याद रखना, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। उसकी नजरें खिड़की के बाहर चमकते आसमान की ओर थीं। एक लंबी अंधेरी रात बीत चुकी थी और अंत में सभी के लिए एक समान और शानदार नई सुबह हो रही थी।